हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस ग्लोरी। इस वीडियो में आज हम अपना सेकंड वीडियो है पर्यावरण का घटना चक्र का, जिसमें हम आज अपने अभ्यारण्य और जैवमंडल रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हम देखेंगे दुधवा नेशनल पार्क के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है। तो इसकी स्थापना 1977 में हुई थी और प्रथम गैंडा पुनर्निवास योजना जो है दुधवा नेशनल पार्क में 1984 में हुई थी। यहाँ पे लिया गया 1977, यानी कि तब इसकी स्थापना हुई थी। अब हम कांगेर घाटी देखेंगे। कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में है, पिन वैली हिमाचल में है, कामेंग और नामदफा और पाखुई अरुणाचल प्रदेश में है, गोइनडी तमिलनाडु में है, कालेसर सुल्तानपुर हरियाणा में है। उसके बाद हम देखेंगे जल्दपारा। जल्दपारा पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद देखेंगे संजय और बांधवगढ़ अभ्यारण्य, ये मध्य प्रदेश में है। मेला घाट और गूगामल महाराष्ट्र में है। इंतानकी नागालैंड में है। भद्रा, अंशी और बांदीपुर कर्नाटक में है। नल सरोवर गुजरात में है। राष्ट्रीय जैविक उद्यान यानी कि नेशनल जूलॉजिकल पार्क न्यू दिल्ली में है। और भारत का प्रथम डॉल्फिन वेधशाला बिहार के पटना में है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कुछ और भी इधर दिए हुए हैं। तो एक है रोहला नेशनल पार्क, वो हिमाचल में है। मोल्लेम गोवा में है। कोल्ड डेजर्ट और ग्रेट हिमालयन डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है। और सैनिक नेशनल पार्क यानी कि मरीन नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी में है। नागरहोल, जिसको कि राजीव गांधी नेशनल पार्क भी बोलते हैं, ये कर्नाटक में है। ये यहाँ पे हम देख लेंगे। उसके बाद आरओ में एक क्रम हिसाब से पूछा गया था इन रिजर्व के बारे में। तो नीलगिरी 1986 में हुआ था स्थापित। नंदा देवी की स्थापना 1988 में, सुंदरवन 1989 और कंचनजंगा 2000 में। और मैब कार्यक्रम 1971 में शुरू किया गया था। और सबसे बड़ा जैवमंडलीय निधि कच्छ का रण है, जो कि सबसे बड़ा अभ्यारण्य भी है। और यहाँ पे ये जो गधे होते हैं उनको संरक्षित किया गया है। तो ये कच्छ के रण में है गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क में बब्बर शेर वाला है वहाँ पे, जो कि गुजरात में है। इसके बाद हम कुछ और भी देखेंगे यहाँ पे। तो जो अगस्ती मलाई है वो केरल और तमिलनाडु की सीमा पे है। गर्म पानी का जो करके है वो असम में है। पाखल तेलंगाना में है। मडुआडार झारखंड में है। मोल्लेम बोंडला गोवा में है। नंदनकानन ऊसाकोठी ओडिशा में है। पाखुई अरुणाचल में है। गोमर्दा छत्तीसगढ़ में है। मुकाम्बिका कर्नाटक में है। अरलम और नैयर केरल में है। उसके बाद हम देखेंगे कोटीगांव गोवा में है। नीलाम्बुर चिनार केरल में है। कारीकली और वेदांतगल तमिलनाडु में है। लोकतल झील जो कि केबुल लामजाओ से है वो मणिपुर में है। और जो लोकतक झील वाला जो केबुल लामजाओ है वो वहाँ पे एक सांगाई करके एक हिरण रहता है, वो पाया जाता है। और सोपाही जाला त्रिपुरा में है। और यहाँ पे कुछ नाइट्रोजन स्थिरीकरण के जीवाणुओं के बारे में लिखा गया है। तो कुछ जो जीवाणु होते हैं वो सबसे पहले तो एजेटोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम, राइजोबियम, क्लेब्सिएला, क्लोरोबियम, रोडोस्पाइरिलम, नोस्टाक, एनाबिना, आलोसिरा, ग्लाइकोट्राइका, कैलोथ्रिकस और खुलेरिया, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण के जीवाणु होते हैं। अब हम प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में देखेंगे। तो इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी और बाघ दिवस जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है। एम स्ट्राइप्स के बारे में देखेंगे, जिसकी फुल फॉर्म होती है मॉनिटराइजिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। और एम स्ट्राइप्स में क्या होता है, बाघ अभ्यारण्य रखरखाव के संदर्भ में इसको बनाया गया था। और कुछ टाइगर रिजर्व्स के बारे में हम यहाँ पे देख लेंगे। तो एक पलामू जो है, हजारीबाग बेतला और पलामू, ये जो है झारखंड में है। मेलाघाट महाराष्ट्र में है। अमराबाद तेलंगाना में है। दंपा मिजोरम में है। भद्रा कर्नाटक में है। उदंती और सीता नदी छत्तीसगढ़ में है। सतकोसिया ओडिशा में है। संजय डुबरी मध्य प्रदेश में है। पराम्बिकुलम केरल में है। कावल तेलंगाना में है। बिलिगिरी रंगनाथ कर्नाटक में है। मुकुंदी हिल्स राजस्थान में है। कामलांग अरुणाचल में है। गुमटी त्रिपुरा में है। और यहाँ पे एक ये दिया गया है कि जो नामदफा है नेशनल पार्क, ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये यहाँ पे ये नामदफा नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। और यहाँ पे
जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय है, उपोष्ण भी है, शीतोष्ण भी है और आर्कटिक इस तरीके से परिवर्तित होती रहती है। यानी कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के नामदफा टाइगर रिजर्व में इस सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उसके बाद हम देखेंगे सत्यमंगलम बाघ रिजर्व के बारे में, जो कि तमिलनाडु में है और ये जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु जहाँ पे है इसी स्थल पे ये है सत्यमंगलम बाघ रिजर्व। और कोलेरू झील जो है कृष्णा गोदावरी से संबंधित है और जो सर्वप्रथम समुद्री सेंचुरी थी ये कच्छ की खाड़ी में है, यानी कि मरीन नेशनल पार्क के बारे में है। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो नवीकरणीय ऊर्जा, ये वैकल्पिक ऊर्जा के बारे में है। तो जो नवीकरणीय होती है यानी कि गैर परंपरागत, यानी कि ये परंपरा से किसी प्रकार से नहीं बनी होती, इसलिए इसको रिन्यू किया जा सकता है। जैसे कि सौर ऊर्जा हो गई, बायोगैस हो गई, अक्षय ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा, तो ये सब रिन्यूएबल है, इनको हम बना सकते हैं, इसलिए नवीकरणीय है। अब हम देखेंगे अनवीकरणीय, यानी कि जो परंपरागत है, यानी कि नॉन रिन्यूएबल, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सब नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि इनका हम एक बार उपभोग कर लेंगे तो दोबारा से इनको हम अपने आप से तो हम नहीं बना पाएंगे। सतत ऊर्जा का दशक जो है 2014 से लेकर 24 तक है और नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का जो कच्चा माल होता है वो यूरेनियम होता है। और जल विद्युत ऊर्जा जो होती है ये विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में, भूटान में, ये सब में नदी, डैम सब बनाए जाते हैं, तो ये सबसे अच्छे स्रोत माने जाते हैं विद्युत उत्पादन के। और जो बायोगैस होती है उसमें मीथेन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जैसे गोबर गैस प्लांट्स वगैरह जो होते हैं ये बायोगैस के ही होते हैं। हम सौर ऊर्जा के बारे में देखेंगे यहाँ पे, तो जो फोटोवोल्टाइक तकनीक के द्वारा सूर्य के प्रकाश को सौर ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ये किससे होता है? फोटोवोल्टाइक सेल के द्वारा होते हैं, यानी कि सनलाइट के जो प्रकाश है उसको हम सौर ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो राष्ट्रीय सौर नीति थी वो 2010 में आई थी, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन था ये। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका जो हेडक्वार्टर है हमारे भारत के हरियाणा के गुरुग्राम में है और इसको 2015 में बनाया गया था और इसका उद्घाटन पेरिस में उद्घाटन करके इसको किया गया था। और सौर ऊर्जा का जो निर्भर कौन सा यूनियन टेरिटरी है वो दमनदीव है, यानी कि पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा पर निर्भर है। और ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का प्रथम शिखर मिशन कहाँ हुआ था? वो न्यू दिल्ली में हुआ था 2018 में। उसके बाद हम बायोडीजल के बारे में देखेंगे, यानी कि बायोमास। सबसे पहले तो इसमें क्या होता है, जैविक परमाणुओं के बीच बने रासायनिक बंध टूटने से ऊर्जा की प्राप्ति होती है और जो सौर ऊर्जा है इसमें अप्रत्यक्ष रूप से पाई जाती है। उसके बाद हम जैव ईंधन के बारे में देखेंगे, जिसमें कि जेट्रोफा होता है, महुआ, करंज और नीम, इनसे हम जैव ईंधन का निर्माण कर सकते हैं। अब एक पैंगोमिया पिनाटा होता है पेड़, ये शुष्क क्षेत्र में होता है और इसके बीज में लिपिड अंश बहुत ही मात्रा में पाया जाता है और इसमें ओलिक अम्ल भी पाया जाता है। अब हम देखेंगे बायोडीजल के बारे में। बायोडीजल में यह होता है कि इसमें जेट्रोफा, पैंगोमिया पिनाटा और सूरजमुखी, इन सभी से इसको बनाया जा सकता है, यानी कि बायोडीजल का निर्माण में हम जेट्रोफा का यूज़ कर सकते हैं और पैंगोमिया पिनाटा और सूरजमुखी के यूज़ कर सकते हैं। और जो मक्का की खेती होती है इससे हम एथेनॉल को बना सकते हैं। अब हम बायोमास गैसीकरण के लिए देखेंगे, तो इसमें क्या होता है कि जैविक पदार्थ या जीवाश्म आधारित कार्बनिक पदार्थों को कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन में बदला जाता है, यानी कि जो जैविक पदार्थ होंगे इनको कार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम प्रोड्यूसर या फिर सिंथेटिक गैस देखेंगे, वो कौन कौन सी होती हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन, ये सिंथेसिस गैसें यानी कि प्रोड्यूसर गैसें होती हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हरित ईंधन के बारे में। तो MFC यानी सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं इसमें होती हैं। इसमें क्या है कि जैव परिवर्तक सबस्ट्रेट में उपलब्ध रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, यानी कि जो MFC है उसमें क्या होगा कि जो जैव सबस्ट्रेट होंगे उनको हम
रासायनिक ऊर्जा से सीधे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दें, जैसे कि ग्लूकोज, सुक्रोज, सेल्यूलोज, स्टार्च, फार्मेट, एसीटेट, मिथेनॉल, अमीनो अम्ल, प्रोटीन इत्यादि। ये सब इसमें सब्सट्रेट की तरह यूज़ किए जाते हैं। अब हम बायो एस्फॉल्ट देखेंगे। इसमें क्या होता है, चीनी, शोरा, धान, मक्का और सेल्यूलोज, ताड़ का तेल, सफ़ेद सरसों तेल, ये सब इसमें अपशिष्ट के तरीके से यूज़ करके इसमें बायो एस्फॉल्ट बनाया जाता है। अब हम देखेंगे फ्यूल सेल के बारे में। फ्यूल सेल में क्या होता है, इसमें रासायनिक ऊर्जा से सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, यानी रासायनिक से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होगा। और विद्युत ऊर्जा जो होती है डीसी, डायरेक्ट करंट में उत्पादित होती है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन बोर्ड देखेंगे, इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। अब हम देखेंगे हरित ईंधन कौन सा होता है, तो एथेनॉल को हरित ईंधन बोलते हैं, यानी कि एथिल एल्कोहल। और भविष्य का ईंधन किसे माना जाता है, वो हाइड्रोजन गैस को माना जाता है। हम देखेंगे भारत के अंदर भूतापीय ऊर्जा के क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो वहाँ पे हिमालय हो गया, खंभात की खाड़ी हो गया, सोनाटा यानी कि सोन नर्मदा तापी का क्षेत्र हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, गोदावरी का बेसिन हो गया और महानदी का बेसिन हो गया। यहाँ पे भूतापीय ऊर्जा के ये क्षेत्र माने जाते हैं। अब हम नेक्स्ट अपना टॉपिक देखेंगे प्रदूषण के बारे में। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण इसमें है रबर। रबर का जैसे ये है कि ये इसका अपघटन हो जाता है और एक ये जैव निम्नकरणीय है, यानी कि इनको पूरी तरीके से नष्ट किया जा सकता है, मृदा के अंदर ये मिलाए जा सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि वायु के द्वितीयक प्रदूषक क्या क्या होते हैं। इसमें हो गया नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अभिक्रिया से हाइड्रोकार्बन बनता है, ओजोन बनता है, फॉर्मल्डिहाइड हो गया और पैन, ये सब वायु के द्वितीयक प्रदूषक होते हैं, यानी कि ये डायरेक्ट फॉर्मेट नहीं होते हैं, ये प्राथमिक प्रदूषक के अभिक्रिया के द्वारा ही इनको ये निर्मित होते हैं। अब हम देखेंगे प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा। इसमें क्या क्या होता है, तो जो ये धूम्र कोहरा होता है इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड पाए जाते हैं, ओजोन पाया जाता है और पैन पाया जाता है। और जो आँखों में सबसे ज़्यादा चुभता है धुआं, तो उसमें क्या पाया जाता है, पैन होता है। तो जैसे होता है ना, जैसे धुआं जब आँख में लगता है तो आँखों में जलन होने लगती है, तो ये किसके कारण होती है, पैन के कारण होती है। अब हम देखेंगे धुआं में क्या पाया जाता है, जो स्मॉग होता है, स्मॉग वाला धुआं, तो उसमें नाइट्रोजन होता है और सल्फर के ऑक्साइड पाए जाते हैं धुएँ में। उसके बाद हम प्राथमिक प्रदूषक देखेंगे क्या क्या होते हैं, तो वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अब हम देखेंगे कि सिगरेट के धुएं में क्या क्या पाया जाता है, तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन साइनाइड होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है और बेंजीन होता है। ये सब सिगरेट के धुएं में पाया जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा सिगरेट के धुएं में बेंजीन पाया जाता है। और वायु के जो उत्सर्जक प्रतिमान थे, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी, तो उस कमेटी का नाम क्या था, भूरे लाल कमेटी। इस कमेटी के द्वारा वाहन द्वारा जो उत्सर्जन है उनके लिए प्रतिमानों को बनाने के लिए नियम निर्धारण किया गया था। अब हम देखेंगे फ्लाई ऐश के बारे में। इसमें क्या क्या होता है कि इसमें SiO2 होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है और कैल्शियम ऑक्साइड पाया जाता है। शीशा, आर्सेनिक और कॉपर जैसी भारी धातुएं पाई जाती हैं, ये सब फ्लाई ऐश में होता है। और 50 माइक्रोमीटर से जो कम बनाए जाते हैं वो बैग फिल्टर होते हैं, और जो 50 माइक्रोमीटर से ज़्यादा के होते हैं वो साइक्लोन सेपरेटर होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे AQI निर्धारण का जो मुख्य तत्व क्या होता है, यानी कि जब वायु प्रदूषण बढ़ जाता है तो एक AQI स्तर बनाया जाता है, तो उसमें के मुख्य तत्व क्या क्या माने जाते हैं, तो उसमें होता है PM10 पार्टिकल, PM2.5 पार्टिकल, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और लेड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ओजोन होता है और SO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ये सब AQI के तत्व माने जाते हैं। और जो मृदा से प्राकृतिक रूप से जो गैस निकलती है वो कौन सी गैस होती है, वो रेडॉन गैस होती है। अब हम देखेंगे अम्ल वर्षा के संबंध में एसिड रेन में। तो एसिड रेन में क्या क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है और
नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये दोनों मिलकर ये अम्ल एसिड रेन के सबसे बड़े कारक होते हैं। कौन कौन से? सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये सब इसमें गिरते हैं। अब हम इसके कारक देखेंगे क्या क्या होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये अम्ल वर्षा के कारक होते हैं। और सल्फर डाइऑक्साइड को क्रैकिंग गैस भी कहते हैं। जैसे कि ताजमहल पे वो होता था ना कि वहाँ पे कुछ औद्योगिक इकाइयाँ थी, तो वहाँ पे ये गैस बहुत ज़्यादा निकल रही थी, तो इससे ताजमहल को क्षति बहुत ज़्यादा पहुँच रही थी, उसका रंग में परिवर्तन आ रहा था। तो उन इकाइयों को बंद कराया गया था कि क्योंकि ताजमहल हमारी एक प्राकृतिक संरक्षित चीज़ है। तो ये देखेंगे कि SO2 एक क्रैकिंग गैस है, ये किसी चीज़ को तोड़ सकती है। तो अब हम देखेंगे हेलसिंकी प्रोटोकॉल के बारे में। ये 1985 में आया था और इसमें जो सल्फ़र होता है उसके उत्सर्जन में कमी लाने के लिए होता है। और अम्ल वर्षा सूचना का केंद्र कहाँ पे है? ये मैनचेस्टर में है, यानी कि इंग्लैंड में। वहाँ पे अम्ल वर्षा सूचना का केंद्र है, एसिड रेन इंफॉर्मेशन सेंटर। अब ये सुपोषण के बारे में बहुत ही ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम देखेंगे यूट्रोफिकेशन क्या होता है। तो यह जल निकाय के प्रदूषण से संबंधित होता है यूट्रोफिकेशन। और उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है और जो है जैविक तथा अजैविक पोषक तत्व में वृद्धि हो जाती है। अब जब वो तत्व उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे उसके जल निकाय के ऊपर, तो वो अपनी वृद्धि के लिए ऑक्सीजन को खींचेंगे अंदर से। जब ऑक्सीजन खींचेंगे तो पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी और कमी से वहाँ पे जो अंदर के जो जलीय जीव हैं उनमें कमी आने लगती है, मृत्यु उनकी होने लगती है। तो ये BOD होता है, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये दिखाता है इसमें कि इसका स्तर बढ़ना यही होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा की कमी हो रही है, वहाँ पे पोषक तत्वों में वृद्धि आ रही है और नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा उसमें बढ़ जाती है। और अगर हम आर्सेनिक के लगातार संपर्क में रहेंगे तो ब्लैक फुट बीमारी हो जाती है। और जो धान का पौधा होता है वो आर्सेनिक का सबसे बड़ा अवशोषक माना जाता है। उसके बाद हम देखेंगे बायोलॉजिकल डेजर्ट कहाँ है। बायोलॉजिकल डेजर्ट के बारे में किस नदी को बोला गया है? तो वो दामोदर नदी को बोला गया है, यानी कि दामोदर नदी एक जैविक मरुस्थल के रूप में हो गई है। अब हम देखेंगे नॉक नी संरक्षण क्या होता है। ये एक फ्लोराइड के प्रदूषण से संबंधित होता है। इससे फ्लोरोसिस बीमारी हो जाती है। फ्लोरोसिस बीमारी में क्या होता है कि फ्लोराइड की अधिकता हो जाती है शरीर में, जिसको हम्प्ड बैक भी कहते हैं, और मेरुरज्जु में कमी हो जाती है। और जो हमारे उत्तर प्रदेश में जैविक आपदा नदी किसको कहा जाता है? तो ये गोमती नदी को कहा जाता है। और जो हमारा जो भूमिगत जल है उसके प्रदूषक तत्व क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहला आर्सेनिक, यूरेनियम और फ्लोराइड, यानी कि ये तत्व अगर ज़मीन में हैं और ये नीचे शोषित हो रहे हैं तो जो हमारा ग्राउंड लेवल का वाटर होता है वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो समुद्र में सबसे ज़्यादा भंडारित होती है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो नदियों का जो सीवेज होता है उसमें हम देखेंगे यहाँ पे नदियों का सीवेज में भारी धातु उर्वरक वृद्धि से नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि नदियों में अगर बहुत ज़्यादा सीवेज है, बहुत ज़्यादा गंदगी है तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। और हम देखेंगे इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी IMO का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ये लंदन में है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे अपना, ये कुछ डेसिबल की यूनिट्स लिखी हुई हैं कि किसमें कितनी ज़्यादा होती है। तो जब पत्तियाँ सरसराहट होती है तो वो 20 डेसिबल होता है। जो हम बातचीत करते हैं यानी आपस में फुसफुसाते हैं तो बहुत ज़्यादा फुसफुस कान में बोलना वो 30 डेसिबल में होता है। और एक अगर बहुत ही शांत कमरा है, ऑफिस है, तो वहाँ पे 40 डेसिबल की ध्वनि होती है। और जब हम सामान्य बातचीत करते हैं आपस में तो वो 60 डेसिबल होता है। ट्रक की आवाज़ 80 से लेकर 85 डेसिबल तक होती है। जेट इंजन 120 डेसिबल तक जाता है। जेट प्लेन का जब उतरना होता है तो वो 150 डेसिबल तक की आवाज़ करता है। और जो रॉकेट इंजन होते हैं वो 180 डेसिबल तक होते हैं। और जो ध्वनि की गति से चलने वाले जेट से उत्पन्न जो शोर होता है ये सोनिक बूम होता है। और इसकी यूनिट क्या होती है? मैक। इसको मैक में नापा जाता है, जैसे जेट की जो होती है ना कि कितनी ज़्यादा, तो मैक में इनको काउंट करते हैं। अब हम मृदा प्रदूषण के बारे में देखेंगे। तो इसके जो उर्वरक होते हैं, ये जो उर्वरक होते हैं
वो जो जैसे खेतों में डाले जाते हैं, तो वो एक तरीके से मृदा को भी प्रदूषित करेंगे, जल को भी प्रदूषित करते हैं और वायु का भी प्रदूषण करते हैं। अब हम कीटनाशक देखेंगे, यानी कि जो पीड़कनाशी होते हैं, तो ये कार्बोफ्यूरेन, मेथिलपेराटिएन और फोरेट और ट्राइएजोफास, ये बहुत ज़्यादा कीटनाशक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और 2018 में एक समिति बनी थी, अनुपम वर्मा समिति। इसकी सिफारिश पर किया हुआ था कि 18 कीटनाशक को प्रतिबंधित कर दिया गया था। उन कीटनाशकों के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं उन सभी के नाम। तो एक है बेनोमाइल, कार्बाराइल, डाइजिनोन, फेनारिमोन, फेथियान, लिनुआर, मेथॉक्सी एथिल मर्करी क्लोराइड, सोडियम साइनाइड, मेथिलपेराथिएन, थियोमेटान, ट्राइडेमार्फ, ट्राइफ्लूरेन, एलाक्लोर, डाइक्लोरोखास, फोरेट, फास्फारिडान, डाइएजोफास, टाइक्लोरोफान। तो ये 18 वो कीटनाशक थे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में, जैसे कि पॉलीथीन। पॉलीथीन क्या होती है? ये कार्बन और हाइड्रोजन के पॉलीमर से बनी हुई होती है, जिसको पॉलीथीन एथिलीन में कहा जाता है, C2H4। और इसकी खोज किसने की थी? गिलियो-नत्ता और कार्ल जिगलर ने इसकी खोज की थी। और जो पॉलीथीन होता है, ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट होता है। इसमें प्लास्टिक भी आता है, लोहा भी आता है, लेड भी आता है। यानी कि अगर हम इनको मिट्टी में दबाएंगे तो ये नष्ट नहीं होते। पॉलीथीन को अगर आप मिट्टी में कभी भी दबा दीजिए तो 100-200 साल भी हो जाएंगे, ये कभी भी नष्ट नहीं होगी। और हम देखेंगे जो रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है, इससे क्या होता है कि जो मृदा के अंदर जो खनिज होते हैं उनको प्रदूषित नहीं करता है। यानी रेडियोधर्मी प्रदूषण के द्वारा ये होता है कि जैसे जो खनिज है हमारी इस भूमि के अंदर, उनको प्रदूषित नहीं करा जा सकता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे जैसे इन सीटू और एक्स सीटू के बारे में क्या होता है कि हम वहाँ पे कौन कौन सी उपचार को लागू कर सकते हैं। तो अगर इन सीटू है तो वहाँ पे हम बायो वेंटिंग कर सकते हैं, जैव छिड़काव कर सकते हैं, बायो स्टिमुलेशन कर सकते हैं, बायो ऑगमेंटेशन कर सकते हैं, यानी कि जैव संवर्धन। और जो एक्स सीटू है यानी बाह्य तरीके से जो होता है, उसमें हम कंपोस्टिंग, लैंड फार्मिंग, बायोपाइल्स और बायो रिएक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं। अब इसके कुछ इसमें बताया गया है कि इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले होता है कि बायो वेंटिंग। उसमें क्या होता है कि जैसे जो संदूषक जो गहराई में बहुत ज़्यादा है तो उनको कूप के माध्यम से वायु व मृदा में, मिट्टी में मिलाया जाता है। यानी कि उन पोषक तत्वों को ले जाके कूप के माध्यम से हम ज़मीन में छोड़ देंगे तो वो वहाँ पर मृदा में मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बायो स्टिमुलेशन। इसमें क्या होता है कि जो तत्व हैं, पोषक तत्व, मृदा में भेजकर उनमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में हेल्प की जाती है। जैसे हमने उनको मृदा में भेज दिया तो वहाँ पे कुछ ऐसे जीव उत्पन्न हो जाएंगे जो मृदा के लिए पोषक होंगे। फिर देखेंगे बायो ऑगमेंटेशन। इसमें क्या होगा कि अन्य स्थानों से सूक्ष्म जीवों को लाके प्रदूषित स्थान पर उनकी संख्या को बढ़ा दिया जाता है। जैसे हम कोई पोषक तत्व वाले सूक्ष्म जीव ले आए और जहाँ पे बहुत प्रदूषित स्थान है, हम उनको वहाँ पे जाके छोड़ देंगे और उनकी संख्या को बढ़ा देंगे ताकि वहाँ पे प्रदूषण में कमी आ जाए। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें क्या होता है कि जैवोपचार होता है, जैव उपचार, और इसमें सूक्ष्म जीवों को सृजित करा जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा फाइटो रेमेडिएशन। इसमें क्या होता है, प्रदूषकों को पादप की मदद से हटाया जाता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा फाइटो निष्कर्षण, फाइटो एक्सट्रैक्शन, यानी कि प्रदूषकों को जड़ व पत्ती में संग्रहित कर दिया जाता है, उसके बाद उसका वहाँ पे जैव उपचार होगा। तो ये इन सब का आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि इनका यहाँ पे क्या क्या मतलब इसमें बताया जा रहा है। फिर ये एक ऑयल वेपर एक तकनीक होती है, ये इसका यूज़ क्या क्या होता है, ये एक जीवाणु आधारित होती है और इसमें फाइटो स्टेबलाइजेशन होता है और फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और ये एक ऑयल वेपर तकनीक के अंतर्गत माना जाता है। अब हम देखेंगे यूरो नॉर्म्स के बारे में। यूरो नॉर्म्स क्या होते हैं? सबसे पहले 1992 में इनकी स्थापना हुई थी और दूसरी बार 1996 में हुई थी, और जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड, सभी के सभी हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, PM पार्टिकल और हाइड्रोकार्बन को सम्मिलित किया जाता है। और इसमें क्या था कि यूरो नॉर्म्स के द्वारा जो वाहनों से जो उत्सर्जित गैस होती है यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके नियंत्रण की बात को रखा गया था।
और इसमें क्या होता है, यूरो नॉर्म्स में सल्फ़र की जो मात्रा होती है उसको 0.05% या फिर उससे कम करने के लिए बनाया जाता है। अब हम एक माशेलकर समिति देखेंगे, उसमें क्या था, चरणबद्ध रूप से यूरो मानक का क्रियान्वयन किया जाता है। ये यहाँ पे माशेलकर समिति में हुआ था। उसके बाद हम देखेंगे ये एक टर्म्स होते हैं कि किस में पॉजिटिव आएगा, किस में निगेटिव आएगा। तो इसमें हम सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे। तो पहले होता है सबसे पहले सहोपकारिता, यानी कि म्यूचुअलाइजेशन, यानी कि जब दो लोग मिलकर आपस में म्यूचुअल होंगे जिसमें दोनों का फ़ायदा हो, तो इसलिए इसमें 2 प्लस साइन होते हैं, यानी कि जो दोनों जातियाँ हैं आपस में दोनों को इसमें फ़ायदा होता है, इसमें किसी को भी नुकसान नहीं है, तो ये म्यूचुअलाइजेशन होगा, सहोपकारिता। फिर दूसरा आता है सहभोजिता, कम्युनलाइजेशन। इसमें एक को तो फ़ायदा होता है लेकिन जो दूसरी वाली प्रजाति होगी उसको भी कोई नुकसान नहीं होता है, तो एक प्लस है, एक ज़ीरो है। तीसरा आता है असहभोजिता, अमेंशलाइजेशन। इसमें क्या होगा, एक को नुकसान होता है और दूसरे को ना फ़ायदा है ना नुकसान है, इसलिए एक नेगेटिव है, एक ज़ीरो है। फिर दूसरा होता है उदासीनता, न्यूट्रलाइजेशन। उदासीन यानी न्यूट्रल है, यानी कि दोनों को आपस में ना कोई फ़ायदा है ना नुकसान है, दोनों न्यूट्रल पोजीशन पे हैं। तीसरा इसके बाद नेक्स्ट है हमारा परजीविता। इसमें क्या होगा, एक को फ़ायदा है, एक को नुकसान है। ये पैरासिटिज्म में है, यानी कि एक प्रजाति को इसमें फ़ायदा हो रहा है, दूसरे वाले को हानि हो रही है। उसके बाद आता है परभक्षण। इसमें भी क्या होगा, एक को फ़ायदा होगा, एक को नुकसान होगा। जैसे बाघ ने हिरन को खा लिया तो हिरन तो नुकसान में चली गई और बाघ को फ़ायदा हो गया। उसके बाद आती है प्रतिस्पर्धा, यानी कि जब 2 कंपनी यानी 2 बाघ आ जाए आपस में, दोनों लड़ने लगें, तो इसमें दोनों का नुकसान है, तो यानी कि ये प्रतिस्पर्धा में क्या हो जाता है, दोनों प्रजातियों को नुकसान हो जाता है। अब हम कुछ प्रदूषक देखेंगे, उनके रोग के बारे में देखेंगे। तो जो कैडमियम तत्व है उससे इटाई रोग होता है। मिनामाता जो था, मेंशन भी हुआ था एक कि पारे की डिसीज से संबंधित हो गया था। जैसे एक बार हुआ था कि वहाँ पे कुछ मछलियाँ थी, उनमें पारा वो खा चुकी थी ऐसा करके, और फिर उन मछलियों को जापानी लोगों ने खा लिया था, तो उनमें ये मिनामाटा की डिसीज़ हो गई थी। मिनामाटा एक शहर है जापान में। और हम नेक्स्ट देखेंगे शीशा जनी लड की अधिक मात्रा होने पे क्या होता है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है सॉरी जो नर्वस सिस्टम है या वो, और मस्तिष्क हमारा, और जो डाइजेशन सिस्टम है, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। अगर लेड की मात्रा बॉडी में हो रही है तो हमारे नर्वस सिस्टम पर इफ़ेक्ट करेगा। और जो लिपस्टिक होती है इसमें मोम होता है, तेल होती है, प्रतिऑक्सीकारक होते हैं, प्रशामक होते हैं और लेड होते हैं। और जो चाइनीज़ फास्ट फूड होते हैं, जैसे बहुत टेस्टी लगते हैं चाउमीन और ये मोमोज़ वगैरह, तो उसमें जो स्वास्थ्य जो उसमें टेस्ट बड बढ़ाने के लिए जो उसमें कंपोनेंट यूज़ करते हैं उसका नाम होता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। और हम देखेंगे एस्बेस्टस के बारे में। तो ये फेफड़ों की कैंसर से संबंधित होता है। एस्बेस्टस बीमारी है, इसमें धूल से फेफड़ों का कैंसर हो जाता है। उसके बाद हम इंसिनरेशन देखेंगे। तो ये अपशिष्ट उपचार की एक प्रक्रिया होती है, इसमें कूड़ा जलाने का कार्य किया जाता है इंसिनरेटर्स के द्वारा। अब हम देखेंगे ऊष्मीय शक्ति संयंत्र में कोयला के दहन से क्या क्या होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्लाई ऐश और कालिख निकलते हैं। अगर हम कोयला का दहन करेंगे तो वहाँ से ये सारे के सारे चीज़ें वहाँ से निकलती हैं। अब हाइड्रोजन संपीड़ित प्राकृतिक गैस क्या होती है, यानी कि CNG। अब हाइड्रोजन से है तो इसमें HCNG बोलेंगे। तो HCNG जो होती है नॉर्मल CNG की तुलना में अधिक स्वच्छ होती है। अब हम जल संरक्षण के बारे में यहाँ पे देखेंगे। जो रियो समिट था 1992, उसमें ये हुआ था कि जल दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। जल दिवस कब हुआ था, 22 मार्च को मनाया जाता है, और सबसे पहला वाला 1993 में हुआ था। और UN का जो वारेटर कार्यक्रम है ये 2003 में मनाया गया था। उसके बाद हम देखेंगे कि जल को जीवाणु रहित करने के लिए क्या क्या विधियां अपनाई जाती हैं। जैसे कि पानी अच्छा हो जाए तो फिटकरी डाला जाता है, और उसके साथ साथ ताप, UV रेस, रेडियोधर्मी आयन, ओजोन, आयोडीन, क्लोरीन, क्लोरेमीन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाएगा। अगर हम ये सब पानी में इनका यूज़ करेंगे तो पानी जो होता है जीवाणु से रहित हो जाता है, स्वच्छ हो जाएगा वो पानी।
उसके बाद हम जल मिशन के बारे में देखेंगे, उसके लक्ष्य क्या क्या थे। तो यहाँ पे हम लक्ष्य देख लेंगे इसके। तो पहला था कि इसमें कि बेसिन स्तरीय समेकित जल प्रबंधन होना चाहिए, जल उपयोग की कुशलता 20% बढ़ोतरी होनी चाहिए, अतिदोहित क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए, जल संरक्षण संवर्धन के लिए नागरिकों व राज्य कार्यवाहियों को बढ़ाना चाहिए, पब्लिक डोमेन में व्यापार जल आंकड़ा आधारित होना चाहिए। ये सब इसमें हुआ था, जल प्रदूषण के लक्ष्य थे। अब हम देखेंगे कि इनको बनाया कब गया था। तो जल प्रदूषण निवारण का अधिनियम 1974 में है, और वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एंड पॉल्यूशन सेस एक्ट जो है 1977 में आया था। ये दोनों में डिफरेंस अच्छे से देख लीजिएगा। ये पॉल्यूशन सेस एक्ट है, ये 1977 में है, और इसमें निवारण और नियंत्रण है, ये 1974 में है। और जो राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिक तंत्र संरक्षण की योजना 2013 में आई थी। और इसमें क्या हुआ था, इसमें झील संरक्षण परितंत्र और राष्ट्रीय नम भूमि संरक्षण परियोजना को जोड़ा गया था 2013 वाले में। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे गंगा संरक्षण के बारे में। तो जो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण है, ये 1985 में निर्मित हुआ था, और इसको राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण भी बताया जाता है। और गंगा राष्ट्रीय नदी जो है 2008 में घोषित हुई थी। उसके बाद राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण 2009 में बनाया गया था, जो कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अधीन है। उसके बाद गंगा एक्शन प्लान देखेंगे। इसमें गोमती यमुना एक्शन प्लान को प्रथम चरण था। उसके बाद इनके हम प्रथम चरण 1985 और द्वितीय चरण देख लेंगे 2004 में था, और तृतीय चरण 2016 में आया था। उसके बाद हम यमुना एक्शन प्लान देखेंगे, 1993 का है ये। और हम कुछ अलग से कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसमें आप ध्यान देख लीजिएगा, क्वेश्चन आए हुए हैं। वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट न्यू दिल्ली में है, पोषण का राष्ट्रीय संस्थान हैदराबाद में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी पुणे में है, जो कजरी करके एक इंस्टीट्यूट है वो जोधपुर में है, एरिड जोन वाला, और राष्ट्रीय आयुर्वेद राष्ट्रीय संस्थान जयपुर में है। उसके बाद हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा में है, पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु को कहते हैं, और इनविस का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र मुंबई में है। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन 2010 में आया था। उसके बाद जो ग्लोबल 500 करके एक चैंपियंस ऑन द अर्थ के पुरस्कार भी दिया जाता है, तो यह पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित होता है। वर्षावन अनुसंधान जोरहाट में है, वन अनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है, राष्ट्रीय गांधी पर्यावरण पुरस्कार स्वच्छ प्रौद्योगिकी और विकास के लिए दिया जाता है, मौसम अनुश्रवण युक्त सोडार कैगा तथा कलपक्कम में है, मिट्टी बचाओ आंदोलन होशंगाबाद में शुरू हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में है, और आयोग ने इसमें अपना आंसर बिहार के दरभंगा को माना था। तो आप देख लेंगे कि ये क्वेश्चन 1, 2, 3 बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में, और ज़्यादातर इसमें होशंगाबाद का आंसर दिया गया है। आपदा प्रबंधक विधेयक कब आया था, ये 2005 में आया था, और इसका प्राधिकरण का गठन 2006 में हुआ था, 27 सितंबर को। मोनोक्लाइमिस का जो प्रतिपादन है वो एफ क्लीमेंट ने किया है। और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कुछ और दिए हैं, ये आरओ के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन 2009 में आई थी, राष्ट्रीय जल मिशन 2011 में आया था, राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिक संपोषण मिशन 2014 में आया था, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन 2008 में आया था, लियोपोल्ड मैट्रिक्स पर्यावरण अधिप्रभाव की आकलन विधि है। अब हम देखेंगे हेकिस्थोथर्म पौधे कौन कौन से होते हैं, जो बहुत कम तापमान पर उग जाते हैं, यानी कि मास और लाइकेन। तो ये क्या होते हैं, हेकिस्थोथर्म पौधे होते हैं। संयुक्त राष्ट्र का मौसम संबंधी परिवर्तन कब प्रभावी हुआ था, 21 मार्च 1994। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को होता है। भारत में पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना 1985 में हुई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट न्यू दिल्ली में है।
बॉटैनिकल रिसर्च यानी कि वनस्पति शोध वाला लखनऊ में है। भारत का वन्यजीव संस्थान देहरादून में है। पर्यावरण सुरक्षा प्रणाली यानी इनविस का पर्यावरण केंद्र, जनसंख्या का पर्यावरण केंद्र कहाँ है? ये मुंबई में है। स्माइलिंग बुद्धा जो एक वो परीक्षण हुआ था, ये कहाँ हुआ था? राजस्थान के जैसलमेर में हुआ था, पोखरण में। कब हुआ था? मई 1974 में। उसके बाद हम देखेंगे जलवायु परिवर्तन पर अंतरशासकीय पैनल की स्थापना 1988 में हुई थी। और जो फास्फर चक्र होता है हमारा, उसमें फास्फर चक्र में चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्व के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत है। यानी कि इसमें फास्फर चक्र जो माना जाएगा, उसमें ये होगा कि जो चट्टानों का अपक्षय करने में जो प्रवेश करने वाले पोषक तत्व हैं, उनके निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत होता है। उसके बाद हम कुछ PYQs देखेंगे जो आए हुए हैं, जो कि उसमें उसमें शायद छूट गए होंगे पूरे नोट्स में, तो उनको मैंने लास्ट में लिख लिया है। ये जल विभाजक के बारे में है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। और जो वायुमंडल तप्त होने का कारण क्या माना जाता है, तो उसमें क्या होता है कि लॉन्ग वेव ट्रांजिशनल रेडिएशन होता है, यानी दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण वो निकलते हैं, तो वायुमंडल उससे तप्त हो जाता है। पोषक स्तर में क्या होता है? खाद्य श्रृंखला में जीवों के सम्बद्ध होने से बनते हैं। CNG क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये मीथेन होती है। लिम्नेटिक जोन क्या होता है? इसमें पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं, ये पानी का एक खुला क्षेत्र होता है। फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में देखेंगे, प्रकाश रासायनिक धुंध, इसमें ओजोन सदैव विद्यमान रहती है, साथ ही साथ में नाइट्रस ऑक्साइड, VOC और ओजोन और पैन भी होता है। मिट्टी दिवस 5 दिसंबर, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, ये सब मैंने बताए हुए हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे जो ये ग्रीनेल ने एक नीचे की जो परिभाषा दी थी, यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका सहन कर सकते हैं, उनके बारे में बताया गया है। और नीचे ही माइक्रो हैबिटेट होते हैं और इसमें प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। हम अक्सर पारिस्थितिकी अनुक्रमण के बारे में देखेंगे, ये भी मैंने पहले बताया है, इस पर भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम लंबी अवधि में समय के साथ पारिस्थितिकी समुदाय के प्रजाति संरचना का क्रमशः बदल जाना, यानी कि जो रूपांतरण होता है, एक जगह से आने के बाद दूसरी जगह पे आप स्टेबलाइज होंगे, तो जो उसमें चेंजेस आएंगे उसके अनुक्रमण कहलाते हैं। फिर इसमें सियर की परिभाषा दी गई है कि पारिस्थितिक तंत्र में श्रृंखलाबद्ध क्रमिक विकास को दर्शाया गया है और ये समुदाय का पूर्ण क्रम यहाँ पे निश्चित रूप में बदल जाता है सियर में। उसके बाद जो राष्ट्रीय चंबल यानी कि घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में है। लिटमस पेपर जो होता है वो ड्रोसेला लाइकेन का बना होता है। अब हम बायोम देखेंगे। समस्त वनस्पतियों एवं प्राणियों के सम्मिलित रूप से सृजित होने को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अब हम देखेंगे इसमें पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र कहाँ है, वो बेंगलुरु में है। भारतीय वन्यजीव प्रबंधन संस्थान भोपाल में है और ये वल्लभ संस्थान अल्मोड़ा में है, ये हम देख चुके हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में है, ये हम सब पहले इसमें देख चुके हैं यहाँ पे। और ये अनुक्रमण की परिभाषा ये भी हम देख चुके हैं। ये मॉन्ट्रो रिकॉर्ड के बारे में है यहाँ पे, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें क्या होता है, ये आर्द्र भूमि का रजिस्टर होता है जहाँ मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि के पारिस्थितिक स्वरूप में जो परिवर्तन हो गया है या हो रहा है या होना संभावित है, उसको यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। और कार्टाजेना उपसंधि जो है बायोसेफ्टी से संबंधित थे, यानी कि इसमें आनुवांशिक रूपांतरण जीवों से संबद्ध होता है, ये आप यहाँ पे देख चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व लिखे हुए हैं सारे, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये हम देख लेंगे। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन 2008 में आया है। राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन 2009 में आया है। जल मिशन 2011 में है। हिमालयी पारिस्थितिक संपोषण 2014 में आया है।
और ये 4 टर्म और दिए गए हैं। तो पहला है सागरी ताप प्रवणता, हम थर्मोक्लाइन से डिसाइड करते हैं। जल लवणता प्रवणता हेलोक्लाइन से होता है। घनत्व प्रवणता पिक्नोक्लाइन से होता है। और जलीय रसायन केमोक्लाइन से नापा जाता है। तो ये वीडियो इसमें सारे कॉन्सेप्ट है घटना चक्र के कंप्लीट करा दिए गए हैं। इन्वायरमेंट के जो भी क्वेश्चन है आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसमें पूरे घटना चक्र का सॉल्यूशन दिया है जिसमें पीवाईक्यू भी इंक्लूड किए गए हैं। तो होप ये वीडियो आपको पसंद लगे और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो। सो प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं इस PDF को प्रोवाइड करा दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच।